गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जितेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में आज आप लोगों का स्वागत है और हम क्लास 12th के डी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ने कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था डी ब्लॉक तत्वों के या संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुण और इसमें हम एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक गुण को। डी ब्लॉक तत्व सभी होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बता चुके हैं कि डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो सभी धात्विक होती हैं। तो डी ब्लॉक तत्व सभी धात्विक होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन उसमें जो ZnCd और जो Hg है, मतलब कॉपर तक के जो तत्व हैं वही संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो बाहरी कोसें हैं वो अपूर्ण होती हैं और जिनकी बाहरी कोसें अपूर्ण होती हैं वही तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे स्कैंडियम से लगा करके और कॉपर 32 तक जो है इनकी चाहे NS कोष अपूर्ण हो या तो N-1D उपकोष अपूर्ण हो, कोई न कोई एक कोष अपूर्ण जरूर होगी, तो यही तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि इसके आगे जो Zn30 है, ये जो तत्व है ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये डी ब्लॉक तो तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है संक्रमण तत्व? क्योंकि इनकी NS कोष और N-1D कोष ये बाहरी कोषें होती हैं और ये क्या होती है, पूर्णतया भरी होती है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। इसे मैं बता चुका हूं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये तत्व जो है संक्रमण तत्व। तो सभी संक्रमण तत्व धात्विक होती हैं और इनके बाहरी कोष NS में या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ZnCd तथा Hg ये इसके ग्रुप के एक ही वर्ग के सदस्य हैं। Cd 48 और Hg 80 होता है। ये तीनों स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इससे पहले के सदस्य क्या है? संक्रमण तत्व है। तो Zn-Hg के अतिरिक्त सभी धातुएं अत्यंत कठोर होती, मतलब संक्रमण धातुएं जो होती, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो सभी बहुत कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर धातुएं आती हैं और ये क्या है, बहुत कठोर होती हैं। इनके NS और N-1D कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। और ये जो तत्व है धातु तो है लेकिन ये इतना कठोर नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो सीधे सीधे लिखा है सभी संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, सभी संक्रमण तत्व धातुएं होती हैं और इनके बाहरी कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ZnCd तथा Hg के अतिरिक्त सभी धातुएं अत्यंत कठोर होती हैं। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक मरकरी ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। देखिए ये सॉफ्ट है कि नहीं है। अब देखिए इसके बाद इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्व, वो उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो यस ब्लॉक तत्वों से तो क्या होती है, कम होती है। यस ब्लॉक तत्वों से कम होती, लेकिन जो इधर पी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं उनसे क्या होती है, अधिक होती है। पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है पहले कि जब हम किसी पीरियड में या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो रेडियस या परमाणु त्रिज्या सामान्यतया घटती है। तो पी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या डी से क्या होगी, कम होगी। इसीलिए डी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या पी से क्या है, अधिक है। तो देखिए
परमाणु त्रिज्या S ब्लॉक तत्वों से तो कम होती, इनकी परमाणु त्रिज्या S ब्लॉक से कम हुई, लेकिन P ब्लॉक से क्या है, ज्यादा होती है। परमाणु त्रिज्या को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक प्रभावित कौन करता है, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक होता है परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये कैसे, वैसे तो किताबें लिखती हैं सामान्यतः क्या लिखती हैं कि सामान्य जो बात करती हैं वो कहती है बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या सामान्यतया घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में कुछ अलग, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस पाई जाती है, उनको देखिए क्या होता है। स्कैंडियम 21 से लेकर के मैग्नीज तक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, मतलब नाभिक के खींचने की शक्ति ज्यादा होती है। किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि नाभिक कि आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी कोष पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो धक्का लगाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, कहां से कहां तक, 21 से 25 तक, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या बढ़ जाती, कम हो जाती। तो 21 से लेकर के मैग्नीज तक 25 तक परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों का मान इन यहां पर समान रहता है। ये 26 है, 27 है, 28 यहां तक समान रहता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बदलती नहीं है, सेम रहती है। फिर हम चलते हैं कॉपर और जेडियम तक। यहां पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाता, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी माना जाता। तो आपने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब धक्का लगाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई। धक्का लगाने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो कोसें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और कोसें फैल जाएंगी तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा इसका एक दूसरा रीजन भी है कि आप बाएं से दाएं जा रहे हो। इसका देखो जिंक का जो एटॉमिक साइज है, परमाणु आकार है, वो बड़ा है, और परमाणु आकार जिसका बड़ा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, इसलिए जिंक की त्रिज्या क्या है, कॉपर से ज्यादा है। दूसरा रीजन कि परिरक्षण प्रभाव कम है और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए धक्का लगाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, और कोष क्या हो जाती, बढ़ जाती, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती। तो आप कहोगे पहले 21 से मैग्नीज 25 तक, मैग्नीज तक रेडियस क्या होती है, घटती है, फिर Fe से निकिल तक समान रहती, फिर कॉपर और जिंक तक फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लेते हैं धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको अपना नोट्स में अच्छी तरीके से इसे तैयार करिए। इसके आगे और भी क्या है, इसके आगे और भी जो है वो इसके विशिष्ट गुण हैं, जिनको हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डेंसिटी वगैरह, घनत्व वगैरह पढ़ाएंगे कि कैसे घनत्व बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या होता है। तो इसके साथ में आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।